जब सन 1578 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने हम्फ्रे गिलबर्ट को दुनिया की खोज के लिए नियुक्त किया, तो उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन ब्रिटेन का झंडा विश्व के 1/4 हिस्सों पर लहराएगा। ब्रिटेन ने भारत की तरफ भी रुख किया और यहाँ लगभग 200 सालों तक राज किया। शुरू में अंग्रेज केवल व्यापार की दृष्टि से भारत में आए, लेकिन बढ़िया मुनाफा होते देख उन्होंने भारत के कई भागों में अपने निवास स्थान को बनाना शुरू कर दिया। समय के साथ अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के कामकाज को 3 भागों में बांटा। दक्षिण में मद्रास प्रेसिडेंसी, पश्चिम में बॉम्बे प्रेसिडेंसी और पूरब में बंगाल प्रेसिडेंसी, और हर प्रेसिडेंसी का अपना खुद का सिक्कों की ढलाई करने के लिए कारखाना भी खोला। 1620 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में एक जमीन खरीदी और उस जमीन पे सेंट जॉर्ज नाम के किले का निर्माण कराया। 20 साल बाद 1640 में अंग्रेजों को चंदगिरी के राजा पेड़ा वेंकट राय यानी वेंकट तृतीय से अपना खुद का सिक्का बनाने की अनुमति मिल गई, लेकिन साथ ही ये शर्त रखी गई कि अंग्रेज अपनी आय का 1.5% हिस्सा राजा को देंगे। इस संधि पे सहमति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो सिक्के सबसे पहले बनाए, उन्हें उस समय पगौड़ा कहा जाता था। पगौड़ा दिखने में विजयनगर राजाओं द्वारा चलाए गए सिक्कों की तरह ही थे। मद्रास प्रेसिडेंसी में 1689 में जब नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति हुई, तो उन्होंने चांदी का नया सिक्का शुरू किया जिसका नाम था फनम। सन 1687 में जब उस समय के मुगल शासक औरंगजेब ने गोलकुंडा और बीजापुर पर विजय प्राप्त कर ली, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनसे रुपया ढालने की अनुमति मांगी। 5 साल बाद अंग्रेजों की प्रार्थना स्वीकार कर ली गई। इन सिक्कों को औरंगजेब आलमगीर के नाम से जाना गया। 1660 ईस्वी के आसपास कॉपर यानी तांबे की कम कीमत वाले सिक्के बनाए गए, जिन्हें कैश कहा जाता था। 1691 में 2 और कॉपर के सिक्के चलन में आए, डूडू और फनम। 10 कैश के सिक्के 1 डूडू के बराबर होते थे और 8 डूडू 1 फनम के बराबर। 1688 से 1802 तक 36 फनम 1 पगोड़ा के बराबर होता था। इन कॉपर के सिक्कों को पाइस या पैसा भी कहा जाने लगा। आज भी भारत में मुद्रा को पैसा से संबोधित किया जाता है। व्यापार बढ़ता देख 1695 में सेंट जॉर्ज फोर्ट के अंदर एक नया सिक्कों का कारखाना खोला गया। लगभग 32 सालों के बाद इस कारखाने का पुनर्निर्माण भी किया गया, जो बाद में मिंट बैस्टियन के नाम से जाना गया। 1795 में चिंद्रादिपेट से 2 और सिक्के के कारखानों को किले में लाया गया। 1807 में मशीनों के आने से पगौड़ा के आकार और भार दोनों में परिवर्तन आ गया। सिक्कों को 2 भागों में बांटा गया। 1 और 2 पगोड़ा को सोने से बनाया जाता, जबकि आधे और चौथाई पगोड़ा को चांदी से। सन 1613 में सूरत में बॉम्बे प्रेसिडेंसी की नींव पड़ी। पश्चिमी भारत में व्यापार को चलाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरू में ब्रिटेन में बने हुए सिक्कों का ही उपयोग किया, लेकिन ब्रिटिश सिक्के विदेशी होने की वजह से ज्यादा उपयोग में नहीं आ पाए। उस समय सूरत नवाबों के अधीन था। अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए अंग्रेज नवाबों से आज्ञा लेकर सोना और चांदी नवाबों के कारखाने भेजते और बदले में नवाब उन्हें सूरत की टकसाल में बने मुगल सिक्के देते। स्थानीय सिक्कों के मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार में काफी बढ़ोतरी हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी का भाग्य तब बदला जब इंग्लैंड के महाराजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह 1661 में पोर्चुगल की राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा के साथ हुआ। राजा चार्ल्स को पूरा बॉम्बे आइलैंड दहेज में मिल गया, जो उस समय पुर्तगालियों के अधीन था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने दशक के अंदर ही अपना मुख्यालय सूरत से बॉम्बे कर दिया और सिक्के बनाने का एक कारखाना खोल दिया। 1672 ईस्वी में बॉम्बे की टकसाल में पहली बार यूरोपियन शैली के सिक्के बनाने का काम शुरू किया गया। इन सिक्कों को बनाने के लिए 4 प्रकार की धातु का उपयोग किया गया। पहला सोना, जिसे कैरोलिना कहा जाता था। दूसरा चांदी, जिसे एंजेलिना के नाम से जाना गया। तीसरा तांबा, जिसे कॉपरून बुलाया गया, और अंतिम सिक्का टिन का बना होता था, जो टिनी के नाम से प्रचलित हुआ। इन सिक्कों के एक तरफ आर्म्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कंपनी की मुहर होती थी और दूसरी तरफ बॉम्बे एंजेलिक रिजीम्स A7 लिखा होता था। उस समय एक एंजेलिना का मूल्य 48 कॉपरून और एक कॉपरून का मूल्य 11 टिनी के बराबर होता था। यह यूरोपियन शैली के सिक्के ज्यादा दिनों तक बाजार की शोभा न बढ़ा सके। ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार बढ़ाने के लिए मुगल सिक्कों की आवश्यकता पड़ी, जो बाजार में आसानी से चल सके। 1717 में उस समय के मुगल शासक फर्रुखसियर बहुत बीमार हो गए और उनका उपचार किया ईस्ट इंडिया कंपनी के डॉक्टर ने। बदले में फर्रुखसियर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल सिक्के ढालने की अनुमति दे दी।
ये सिक्के देखने में एकदम मुगलों द्वारा बनाए गए सिक्कों की तरह ही होते थे। सोने के सिक्कों को मुहर कहा जाता था और चांदी के सिक्कों को रुपया। पूर्वी भारत में 1757 में प्लासी की लड़ाई और 1764 में बक्सर का युद्ध जीतने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के पांव बहुत मजबूत हो गए और मुर्शिदाबाद के सिक्के ढालने के कारखाने से वो अपना सिक्का बनाने लगे। 1717 से 1834 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने केवल मुगल सिक्के ही बनाए, क्योंकि हर जगह वो प्रचलित थे। ये सिक्के पाई, पैसा, आना, रुपए और मुहर कहलाते थे। इनका मूल्य वर्ग भी अलग अलग होता था। समय ने करवट ली और सिक्कों का फिर एक नया अवतार देखने को मिला। 1833 में बंगाल प्रेसिडेंसी में सिक्कों के निरीक्षक जेम्स प्रिंसेप ने एक ब्रिटिश कालीन सिक्कों के भार और आकार में परिवर्तन लाने के लिए प्रार्थना पत्र लिखा, जो अगस्त 1835 में गवर्नर जनरल सर चार्ल्स मेटकाफ ने पारित कर दिया। 1834 के आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक व्यापारिक संस्थान नहीं रही, बल्कि उसने भारत के राजनीतिक मामलों में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। 1835 से ईस्ट इंडिया कंपनी ने तीनों प्रेसिडेंसीज का एकाकीकरण कर दिया। ऐसे सिक्कों का चलन शुरू हो गया जो पूरी तरह से ब्रिटिश सिक्कों की तरह दिखते थे और बड़े मूल्य वाले सिक्कों जैसे मुहर और रुपए पर एक तरफ इंग्लैंड के शासक विलियम चतुर्थ का चित्र छपने लगा। दो मुहर के सिक्कों का कोर खुरदरा और उभरा हुआ होता था और बीच में समतल, जिसपे एक तरफ राजा का चित्र छपा होता था और दूसरी तरफ सिक्के का मूल्य और वर्ष छपा होता था। 1840 में चांदी के सिक्के जिसमें महारानी विक्टोरिया के चित्र हों, ऐसे सिक्के लागू करने की घोषणा की गई और ये सिक्के कलकत्ता में बनने लगे और फिर एक साल बाद बॉम्बे और मद्रास में भी इनकी ढलाई का काम शुरू हो गया। 1857 ने जब दस्तक दी तब ईस्ट इंडिया कंपनी का विलय हो गया और पूरा भारत ब्रिटेन की महारानी के शासन के अधीन आ गया और एक नए प्रकार के सिक्कों ने जन्म लेना शुरू कर दिया। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic.